पर क्या रवैया रहना चाहिए? इस पर मेरा पॉइंट यह है कि इस पर कोई रवैया ना भारत सरकार ना आरबीआई के ऊपर कुछ अपना पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेट आप नहीं कर सकते उस पर आप क्या पोजीशन लेंगे? सप्लाई कहीं पे बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, या कहीं पे कोविड जैसे चीज, या कोई युद्ध की वजह से, इसका तो कोई फैक्टरिंग हो ही नहीं सकता ना। और आप इसको कुछ पोजीशन ले भी नहीं सकते। आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि इकोनॉमी का हालत इस तरह से रहे कि कोई शॉक अगर बाहर से आए तो वो शॉक को कितनी अच्छी तरह से सोक इन कर सकता है। और फिलहाल भारत सरकार और आरबीआई का दोनों का पोजीशन यही है कि वो अपनी तरह से फिस्कल कंसोलिडेशन, इसलिए आप जो बता रहे हैं उससे और भी जाहिर होता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन इसलिए बहुत जरूरी था कि अचानक कोई अगर डिस्ट्रप्शन आए तो उस डिस्ट्रप्शन से हमारे जो बैलेंस है, फिस्कल बैलेंस है, वो टूट ना जाए। तो वो एक तरफ रहा। दूसरी तरफ आरबीआई भी इसी तरह से, अगर इसी इसलिए अगर आप देखें तो आरबीआई का भी कहना है कि इस माहौल में हम किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके आगे चले। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से ये जरूर है कि प्रोडक्शन बढ़ सकेगा, ग्रोथ में इजाफा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक चीज है कि इन्फ्लेशन आम जनता और खासकर लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए एक टैक्स है। और वो टैक्स अगर गरीबों को चुकाना पड़े तो मुद्रास्फीति का वो इफेक्ट में लोगों का रवैया क्या रहेगा? ज्यादा सोशल डिस्टर्बेंस होंगे, ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए आरबीआई का कहना है कि हम किसी भी हालत में हम इन्फ्लेशन को हम बढ़ने नहीं देना चाहते। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से इन्फ्लेशन में सच में एक डाउनवर्ड ट्रेंड जब तक एस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक कहते हैं हम कंट्रोल से हम राह हटा नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज भी एक जो सर्वे आरबीआई ने ही निकाला है, जो इसको ओबिकस सर्वे बोलते हैं, उस ओबिकस सर्वे का डेटा क्या कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का? कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 74% हुआ है, फ्रॉम 72.4% इन द प्रीवियस क्वार्टर। यानी कि जो ग्रोथ में भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो अभी द बेटर पार्ट इज स्टिल आगे। तो आरबीआई स्टिल हैज द टाइम कि इसको एडजस्ट कर ले, इन्फ्लेशन में रुकावट जो जो अगर अगर उसको अगर सीमित करे, तो यही एक मौका है। इसके बाद जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बढ़ जाएगा तो उस वक्त आरबीआई के लिए मुश्किल हो जाएगी इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को बैलेंस करने में। अभी फिलहाल डेटा से तो खास लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहा है। होगा जरूर, क्रेडिट का जो जितना हमें ऑर्डर्स दिख रहे हैं कि बढ़ रहा है, जैसे न्यू ऑर्डर्स रिसीव मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वर क्लोज टू द लेवल्स इन द प्रीवियस क्वार्टर, एंड द बट दे आर सब्सटेंशियल हायर देन दैट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ए ईयर अगो। इसलिए ग्रोथ का जैसे कहते हैं एक 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 एक, एक जैसे कहते हैं लहर आ रहा है। तो जब आ जाएगा तो तब आरबीआई विल बी इन अ पोजीशन टू, मतलब आरबीआई को डिफिकल्ट पोजीशन हो जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, अगर उस वक्त अगर इन्फ्लेशन फ्लैट कर जाए विदेशी झमेलों की वजह से। इसलिए आरबीआई का कहना है कि भाई हम इसी वक्त ही इसको टैम्प डाउन करते हैं, एंड जब ग्रोथ आएगा तो उसका ग्रोथ को हम सर्विस करने के लिए एक क्वार्टर दो क्वार्टर के बाद हम रेट्स में तब्दीली कर सकते हैं, कट सकते हैं, जो कुछ करना है। बट फिलहाल ऑब्वियसली इन्फ्लेशन टेक्स अ मेजॉरिटी पोजीशन। बिल्कुल। चलिए इन्फ्लेशन पे थोड़ी और बातचीत करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की भी जो फोरकास्ट है आरबीआई की वो 5.3% की है, जो उनके टारगेट से तो ठीक ठाक ऊपर है 4% से। तो वो कैसे फिर उसको टैकल करेंगे? बख्शी साहब, तो अब हालांकि ये भी फैक्टर है कि चाइना रीओपन हो रहा है, लेकिन अभी भी मतलब हमारी गवर्नमेंट का भी स्टांस यही है, आप लोग अर्थशास्त्री भी ऐसे देखते हैं कि भारत के लिए यही बहुत बड़ा मौका है इस समय दुनिया के अंदर, जब थोड़ा चाइना से दूरी बना रहे हैं बहुत सारे देश, और वो मौका भारत के हाथ आ रहा है। उसे चाइना +1 कह लीजिए, जिस भी नाम से पुकार लीजिए। तो ऐसे में अगर वो चीज है तो आपको थोड़ा पैसा तो मुहैया कराना पड़ेगा, और अगर वहां पर आपका हाथ टाइट है तो फिर ये थोड़ी सी चीजें एक टाइट सर्कल में चली जाएंगी। सर आप म्यूट पर हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो
चाइना +1 में भारत अपना हिस्सेदारी ले पाए, उसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं और वो पॉलिसी फ्रंट के ऊपर भी उसके अंदर काफी तब्दीली करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी की है, लेकिन अभी तक वो उतनी नहीं हो पाई है जितनी, जैसे हम देखते हैं वियतनाम में हमसे कहीं ज्यादा कंपनियां चाइना से शिफ्ट, जो फॉरेन कंपनियां इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी उनको कैपिटल की कमी नहीं है, वो शायद भारत से कैपिटल के लिए उतनी उम्मीद नहीं कर रहे हैं जितना वो एक पॉलिसी रिजीम या ईज ऑफ बिजनेस से या उनके जो भी नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि जब वो कंपनियां यहाँ आएंगी तो वो अपना कैपिटल लेकर आएंगी, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए जो बहुत सारे छोटे रोजगार धंधे यहाँ अलाइड इंडस्ट्री जिसे हम कह ले वो आएगी, तो वो तो लोकल कैपिटल ही रिक्वायर करेगी ना, वो वहीं से सीख करेगी। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ये सब जो चीज है ना, नई कंपनी का आना और उसके लिए एंसिलरी सर्विसेज का डेवलप होना, ये थोड़ा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की चीज हो जाती है। और आरबीआई की जो पॉलिसी स्टैंड है वो बिल्कुल इमीडिएट है। और जहां तक एक बात मैं अगर और ऐड करूं इसमें, आरबीआई से आज उम्मीद थी कि वो रेट तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, लेकिन मार्केट ये उम्मीद कर रही थी कि वो ये स्टेटमेंट देंगे कि अब अकोमोडेटिव पॉलिसी को विड्रॉ करने का हमारा जो स्टैंड है उसको हम वापस ले रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने उसको भी नहीं लिया। देखिए आरबीआई क्या करता है और उससे उतना उसका भी प्रभाव पड़ता है, और आरबीआई क्या कहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि आरबीआई अपने शब्दों से भी मार्केट में जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है। तो ये कह रहा है कि अभी आगे भी हमारी अलर्ट नजर बनी हुई है, हम पॉलिसी स्टैंड का जो अकोमोडेशन विड्रॉ करने का हम जो जर्नी है उसको जारी रखेंगे, और रेट के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे सिचुएशन होगी हम बढ़ा सकते हैं। तो उसका भी प्रभाव मार्केट में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन पे पड़ता है, और हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो रियल भी है और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जहां तक आपका पॉइंट है इंसिलरी सर्विसेज के डेवलप होने का, तो थोड़ा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म है। आरबीआई ने जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया 6.4%, वो ग्लोबल दूसरी कंट्रीज के या जो ग्लोबल वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ है उसके मुकाबले में काफी अच्छा है। बहुत से लोगों को ये शंका है कि वो 6.4 भी हम रीच कर पाएंगे या नहीं। और एक और बात है, देखिए अगर आरबीआई ने रेट बढ़ाया है तो उससे गवर्नमेंट की बोरिंग कॉस्ट बढ़ती है, उसके बावजूद आरबीआई ने रेट बढ़ाया है, इसका मतलब है कि आरबीआई के पास कुछ ऐसा शक करने का या एक वजह है। और अगर आप इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी भी देखें तो FY24 के पहले क्वार्टर में 5 और लास्ट क्वार्टर में 5.6, यानी बढ़ती हुई इन्फ्लेशन का वो शक कर रहे हैं। और आरबीआई एक अलर्ट इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने मई लास्ट ईयर में पॉलिसीज के बीच में रेट बढ़ाए थे, 40 बेसिस पॉइंट रेपो बढ़ाया था और 50 सीआरआर बढ़ाई थी। तो पॉलिसी के बीच में भी वो एक्शन ले सकते हैं, और अगली पॉलिसी 2 महीने दूर है। और आरबीआई हमेशा ये कहता है कि, और हर सेंट्रल बैंक ये कहता है, इवन फेड जेरोम पावेल ये कहते हैं कि जैसा इवॉल्विंग डेटा होगा, इवॉल्विंग सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। आरबीआई आज किसी भी तरह से अपने शब्दों में इशारा नहीं देना चाहता था कि ये अंतिम इंक्रीज है, जिससे कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस एकदम से ये ना हो जाए कि हाँ अब आगे जो है वो सब खुला ईज होने वाली है पोजीशन, और उससे इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, एक कॉशियस मोड पे ही रहा आरबीआई। निरंजन साहब, एज ए बिजनेसमैन आपने इस तरह के कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, कई दशकों में अलग अलग देखे होंगे, बहुत पीछे नहीं जाए, लेकिन जो हमारे पिछले 30-40 साल है या 50 साल हैं, क्या अभी की सिचुएशन या आज की स्थिति उनमें सबसे ज्यादा ट्रिकी